वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो था पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर था वो सारा का सारा देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, और मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया था, ठीक है ना, कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, फिर कहानी किसकी आती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो उसी तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है बेटा मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल की। इसकी कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले आप कुछ चीजों को जान लो तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले तो भाई जैसे ही हमारे दिमाग में वर्ड आता है ना मैग्नेटिक पोटेंशियल, हमारा दिमाग हिल जाता है। दिमाग क्यों हिल जाता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम पढ़ते हैं, बैटरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि बैटरी जो होती है वो करंट फ्लो कराने का काम करती है, चार्जेस को मोशन में लाने का क्या करती है, काम करती है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल, हमारा दिल सुन्न हो जाता है, दिमाग ही बंद हो जाता है। यार ये तो वर्ड ही नहीं सुना कभी, भाई मैग्नेटिक में भी पोटेंशियल होता है क्या? ये तो वर्ड हमने सुना ही नहीं है कभी। तो जरा ध्यान से समझिए, जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करना थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल की थोड़ी फील आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब समझिए, मैग्नेटिक को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है ना। या आप बोल दो कि आपका क्या है, वोल्टेज की बात कर दो आप, ठीक है। वोल्टेज होता है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने वोल्टेज के लिए? सोचो कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैं इन्फिनिटी से उठा के अगर मैं लाके रख रहा हूं तो उसमें किया गया कार्य से मैंने निकाला था मेरा वोल्टेज, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर था। अब इस पोटेंशियल को जब मैंने इक्वलाइज किया था तो मैंने कहानी शुरुआत की थी यहां से। अगर मैं V के नीचे E लगाऊं तो समझना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए लिख रहा हूं, और V के लिए M लगाऊं तो समझना मैग्नेटिक वाले के बारे में बात कर रहा हूं, कि मैग्नेटिक वोल्टेज की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। अब समझिए, V ऑफ E जो था ना वो कुछ ऐसा था कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, बिल्कुल था, और वो कुछ ऐसा था कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, कुछ ऐसा इनका क्या था, बिहेवियर था। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर था। अब ये मत पूछना कि ये कहां से लिखा, ये कहां से लिखा। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में जाओ, वहां पे जब मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था तो इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था कि ये क्यों आता है, ये क्यों आता है, कैसे वोल्टेज आता है, V ऑफ E क्या होता है, सब कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमने एक कदम चलना शुरू किया कि पहले हम इन्फिनिटी से लाए, वोल्टेज बनाया। फिर दूसरा कदम मैंने चला था कि वोल्टेज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन डेवलप किया, वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक मैंने रिलेशन को डिफाइन कर दिया। फिर हम और ज्यादा आगे बढ़े तो हमने एनर्जी की बात की। फिर उसके आगे हम ज्यादा और बढ़े तो वहां पे मैंने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक थ्योरम पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या थ्योरम थी, सुनना। तो हम लोगों ने एक दो थ्योरम्स के बारे में मैंने बात किया था। एक बोला था मैंने पॉइजन्स थ्योरम, ठीक है ना, और एक बोला था मैंने लाप्लास। दोनों को भूलना मत, पॉइजन और लाप्लास दोनों ऐसी थ्योरम्स थी जो थ्योरम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताती थी। मतलब ये दोनों थ्योरम पोटेंशियल के बिहेवियर को बताती थी। अब थोड़ा सा इसको रिकॉल करो कि क्या थी दोनों थ्योरम में, आपको बताता हूं, समझना। कि पॉइजन थ्योरम हो या लाप्लास थ्योरम हो, ये दोनों ये बोलती थी कि अगर मैंने मान लो कि किसी भी एक, अगर मैंने एक क्लोज सरफेस को क्या कर लिया, चूज कर लिया। वर्ड को क्लियरली ध्यान से समझना, किसको चूज किया मैंने, एक क्लोज्ड सरफेस को। कि सर अगर मैंने एक क्लोज सरफेस को चूज किया तो इस क्लोज सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज, किसकी बात की है मैंने, एनक्लोज्ड चार्ज की बात की है। ये कहानी समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट ये कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, समझना, एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज अगर होता है तो उसके अंदर अगर मुझे पोटेंशियल देखना है, भाई मैंने एक सरफेस को चूज कर लिया था, उस सरफेस को चूज करने के बाद में जब उसके अंदर किसी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल देखा था, याद है ना पूरा? अरे पूरा याद है कि नहीं है? एक खोखला गोला लिया था मैंने जिसमें पूरे तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसके किसी पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकाला था कि नहीं निकाला था? क्या यूज करके? पॉइजन थ्योरम को यूज करके निकाला था,
बिल्कुल। तो क्या बिहेवियर था? तो सर ये ऐसा देता है कि डेल स्क्वायर ग्रेडियंट डेल स्क्वायर ऑफ योर इलेक्ट्रिक वोल्टेज इक्वल्स टू इट्स रो ऑफ वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसी ही थ्योरम थी या नहीं थी विद योर नेगेटिव साइन? क्या यही डेवलप हुआ था? अरे क्लियर है ना। अब ये डेवलपमेंट कब था? बातों को एक एक को समझना ध्यान से, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, स्पेस क्रिएट करते हैं। देखो ये डेवलपमेंट क्या था सर? ये डेवलपमेंट ये था कि यहां पे ये रो ऑफ वी था ना, ये वॉल्यूम डेंसिटी थी। किसकी वॉल्यूम डेंसिटी थी? तो ये वॉल्यूम डेंसिटी थी चार्ज की। थी या नहीं थी बताओ? सही है कि अगर मैंने सरफेस लिया, अब सरफेस कौन सा है? क्लोज्ड। अगर क्लोज सरफेस है तो वो किसको इंक्लूड करेगा? वॉल्यूम को इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा। तो इस वॉल्यूम में, क्लोज सरफेस की वजह से आने वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज इंक्लूड हो रहा है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है, उस चार्ज की वजह से अगर मुझे पोटेंशियल देखना हो तो ऐसी वाली इक्वेशन थी जो किसको दिखा रही थी? पॉइजन थ्योरम को दिखा रही थी। अरे सही बात है ना, बिल्कुल सही है। अब अगर एक बात बताओ, इसमें एक कंडीशन और पड़ी थी। क्या कंडीशन पड़ी थी? कि अगर मान लो सर रो ऑफ वी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसा कब हो रहा था? ऐसा तब हो रहा था जब अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जैसे खोखला गोला था, तो खोखले गोले के इनसाइड जब हम लोगों ने क्या देखा था? पोटेंशियल देखा था, जो कि कांस्टेंट वैल्यू मिला था। याद है ना कि अगर एक खोखला गोला है, इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसके अंदर वाले पॉइंट पे जब पोटेंशियल देखा था, तो बाउंड्री कंडीशन पे अगर पोटेंशियल V0 था, तो यहां भी पोटेंशियल आपको कितना मिल रहा था? एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा था, V0। याद है ना? पूरा क्लियर है? तो क्या था कि अगर सर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो रो ऑफ वी 0 था। तो उस केस में हम लोगों ने इसके ऊपर लगाई थी लाप्लास थ्योरम। क्या लगाई थी? लाप्लास। और मैंने लिखा था कि डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और जब यहां पे देखा था तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मुझे क्या मिल रही थी? कांस्टेंट मिल रही थी। क्या मिल रही थी? कांस्टेंट मिल रही थी। और एक ऐसा ही गोला जब मैंने बनाया था जिसमें चार्ज पूरा यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ था, तो उसके किसी पॉइंट पे जब मैंने वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी तो वो आपको समथिंग फंक्शन ऑफ आर मिल रहा था। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? अरे क्लियर है ना सबके? मिल रहा था। तो क्या ऐसी इस तरीके से दो तरीके से मैंने क्लासिफाइड किया था किसको? वोल्टेज को। एक पॉइजन के अकॉर्डिंग, एक लाप्लास के अकॉर्डिंग। पॉइजन के अकॉर्डिंग कहानी कुछ ऐसी थी, लाप्लास के अकॉर्डिंग कहानी कुछ ऐसी थी। अब यही बिहेवियर आ जाता है मेरा मैग्नेटिक पोटेंशियल में। भाई पॉइजन ने जो थ्योरम दी वो तो पोटेंशियल की दी थी, लाप्लास ने जो थ्योरम दी वो तो पोटेंशियल के लिए दी है। अब वो पोटेंशियल कोई सा भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है, तो वो मैग्नेटिक पोटेंशियल भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे किसके लिए? मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए। अब ये तो आपको पता है, ये मैंने रिकॉल करवाया आपको, ठीक है ना। अब इसी कहानी को अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं और मैं इसको बोलना चाहूं किसके लिए? मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए, तो समझना ध्यान से। देखो क्या होगा सर, यहां पे इलेक्ट्रिक का जैसे ही वर्ड आता है तो इलेक्ट्रिक के लिए होता है स्टैटिक चार्ज। जानते हो आप क्या होता था? स्टैटिक चार्ज, एक जगह स्थिर रखा हुआ चार्ज। तो हमने ये देखा था कि खोखले गोले के अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक की बात कर रही है, और मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आता है? सर मूविंग चार्ज की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बेटा? मूविंग चार्ज की वजह से आता है। मतलब अगर मैं किसी रीजन में देखूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि उसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है, नहीं, मैं ये देखूंगा कि कितना चार्ज मोशन में है, कितना चार्ज मोशन में है। और चार्ज का मोशन होना मतलब किसको इंडिकेट करेगा? भाई करंट को इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा? किसको इंडिकेट करेगा? करंट को इंडिकेट करेगा। बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब अगर इसमें मैं पोटेंशियल चाहता हूं तो मैं थ्योरम लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। कौन कौन सी लगाऊंगा? पॉइजन लगाऊंगा, लाप्लास लगाऊंगा, सही है। तो पहला काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर मुझे एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। यहां पे आ रहा है क्लोज सरफेस, और आप जानते हो मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया है, एक स्ट्रेट वायर के लिए, एक टोरोनोइड के लिए, एक सोलेनोइड के लिए। जब हम लोगों ने देखा था तो पता लगा था कि इसमें हम सरफेस नहीं बनाते हैं, यहां पे होता है हमारा, क्या होता है? यहां पे क्लोज्ड लूप होता है। यहां पे क्या होता है? क्लोज लूप होता है। सबको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है ना। तो यहां पे क्या होता है? क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप एरिया को एनक्लोज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मान लो ये एक वायर है, इस वायर में करंट जा रही है। अब मैंने इसके चारों तरफ एक लूप को मैंने क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। एक क्लोज लूप मैंने क्या कर लिया? ले लिया, सही है ना।
अब इस क्लोज लूप, मान लो ये एक वायर था और वायर के चारों तरफ मैंने इस तरीके से क्या कर लिया, एक क्लोज लूप को ले लिया। अब इस क्लोज लूप के अंदर, भाई पहला काम तो हम यही करते थे, क्लोज सरफेस लेते थे, यहां पे मैंने क्लोज लूप ले लिया, सही है ना। अब इस क्लोज लूप के किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहां पे मुझे क्या देखना है, वोल्टेज देखना है। क्या देखना है? वोल्टेज देखना है। कौन सा? मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? पॉइजन थ्योरम के पास जाओ, लाप्लास के पास जाओ, क्योंकि यही दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने यह बताया था कि किसी भी जगह पे अगर आपको पोटेंशियल देखना हो तो आप इनको अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, सही है ना। अब देखो, मैंने इस क्लोज लूप में मैं एंटर हुआ, एंटर करके जब मैंने इस क्लोज लूप के अंदर देखा तो मुझे पता चला कि इसमें तो करंट है भाई, अंदर है। तो ऐसा कौन सा, दोनों थ्योरम में से कौन सी थ्योरम थी जिसको अप्लाई करनी चाहिए? तो सोचो कि ऐसा क्लोज सरफेस जब बनाया था जिसके अंदर जब चार्ज एनक्लोज हो रहा था, मतलब जब रो ऑफ वी की वैल्यू 0 नहीं थी, तो मैंने ये वाली थ्योरम लगाई थी। कौन सी बोलते हैं इसको? पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं। अरे भाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल। तो अगर क्लोज लूप के अंदर जब करंट आएगी, मतलब यहां पे चार्ज डेंसिटी थी तो यहां पे करंट डेंसिटी हो जाएगी कि जब करंट डेंसिटी इक्वल टू 0 नहीं होगा तो मैं लगाऊंगा पॉइजन इक्वेशन। क्या लगाऊंगा? पॉइजन। तो एक तो वोल्टेज का रोल मिलेगा पॉइजन इक्वेशन से, और अगर मान लो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि आपने जो सरफेस लिया उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं यहां सरफेस को लेता, ये मैंने सरफेस लिया है लेकिन इसके अंदर कोई करंट नहीं है, नेट करंट कितनी है? 0 है। या मान लो कि दो वायर है, एक में करंट जा रही है ऊपर, एक में जा रही है नीचे, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? आई है, तो नेट करंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब मान लो इस पॉइंट पे मुझे देखना है पोटेंशियल, तो क्या करूंगा मैं? सर दोनों में से एक थ्योरम लगाऊंगा। अब अकॉर्डिंग टू इन दो थ्योरम्स के अलावा, पहले क्लोज चार्ज क्लोज लूप मैंने ले लिया, ये ले लिया, क्लोज लूप ले लिया, इसके अंदर मैंने करंट डेंसिटी देखी कितनी है, सर आई इधर जा रही है, आई नीचे जा रही है, टोटल करंट 0, मतलब यहां पे जे की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो कौन सी थ्योरम लगेगी? लाप्लास थ्योरम लगेगी। बताओ लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो एक पोटेंशियल देता है ये और दूसरा पोटेंशियल देता है ये। तो यहां पे दो तरह का क्या होता है? पोटेंशियल होता है। समझ में आई कहानी? है? बिल्कुल क्लियर है। मतलब जिस तरीके से यहां भी दो केस बन रहे थे, यहां भी दो केस बनेंगे, लेकिन ध्यान से समझना, मैग्नेटिक पोटेंशियल की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, और वो बोलता है कि एक पोटेंशियल होता है स्केलर और एक पोटेंशियल होता है वेक्टर। ये ऐसे बोलते हैं। स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कोई नहीं है, और वेक्टर का मतलब उसकी क्या है? डायरेक्शन भी है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने ऐसा नहीं बोला था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने क्लियरली बोला था कि वोल्टेज जो भी होगा, वोल्टेज आपका कैसा होता है? स्केलर ही होता है। वोल्टेज क्या होता है? स्केलर ही होता है। तो फिर यहां पे अलग अलग क्लासिफाइड क्यों किया भाई? यहां पे पोटेंशियल को स्केलर क्यों बोला और पोटेंशियल को वेक्टर क्यों बोला? और दूसरी बात यह है कि इनमें से ये वाला वेक्टर होगा या ये वाला वेक्टर होगा या ये स्केलर होगा, ये स्केलर होगा, कौन सा होगा और क्यों बोला? भाई वोल्टेज को हम स्केलर बोल ही क्यों रहे हैं या वोल्टेज को वेक्टर बोल ही क्यों रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? तो अब जरा ध्यान से समझना। देखो क्या कहानी है सर। कहानी ऐसी है कि जब मैं यहां पे बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो आता है स्टैटिक चार्ज की वजह से। मतलब इसमें चार्ज का मोशन नहीं है, चार्ज चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो मान लो कोई इंसान यहां पे चुपचाप बैठा हुआ है, तो मैंने कब कहा कि ये इधर जा रहा है, मैंने कब कहा ये इधर जा रहा है, मैंने कब कहा इधर जा रहा है, मैंने कब कहा इधर जा रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि कहां जा रहा है, मैंने तो बोला ये चुपचाप बैठा हुआ है। अगर मान लो ये यहां से अगर मान लो यहां से यहां पे जा रहा होता तो इसकी कुछ डायरेक्शन होती कि पहले यहां था अब यहां है, इधर से इधर जा रहा है, सही है ना भाई। जैसे मान लो आपके पास में एक कंडक्टर है, या मान लो आपके पास में कोई गोला है, गोले के अंदर आपने ठूस ठूस के चार्ज भर दिया, अब वो चार्ज उसके अंदर भर के बैठा हुआ है। भाई ऐसा समझ लो एक गुब्बारा है या एक मटका है, मटके में आपने पानी भर दिया, अब भर के उसको ढक दिया, अब वो पानी चुपचाप उसमें बैठा हुआ है। ये कहानी है, यहाँ तो स्टैटिक है, सही है। लेकिन यहाँ कहानी वैसी नहीं है, यहाँ कहानी वैसी नहीं है, यहाँ पे करंट है। अब करंट में क्या हो रहा है? करंट की होती है डायरेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज पार्टिकल का होता है मोशन। अब करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट करंट के पास डायरेक्शन है, और वायर की लेंथ तो होगी और डीएल की डायरेक्शन होती है। तो मैंने एक वेक्टर पढ़ाया था आपको अगर याद हो तो, आईडीएल। मैंने बोला था कि करंट को डीएल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक वेक्टर बनेगा, और इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। अब होती है कि नहीं होती है? सही है। अब यहाँ पे दो थ्योरम होगी, एक होगी पॉइजन, एक होगी लाप्लास। अब जब लाप्लास थ्योरम लगाऊंगा तो लूप के अंदर करंट है ही नहीं, ठीक है ना। अब जब करंट ही नहीं है
तो आपका ओवरऑल कोई डायरेक्शन आएगी क्या? नहीं सर, चार्ज कैरियर का मोशन की कौन सी डायरेक्शन है भाई? जब करंट ही नहीं है तो डायरेक्शन कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो मतलब ये जो बनाएगा, ये जो पोटेंशियल देंगे दोनों ही पोटेंशियल, पर यहां पे डायरेक्शन नहीं है, तो ये जो पोटेंशियल देगा उसको हम बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल। मतलब दोनों को अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा है, समझ रखे हो? अब यहां पे लूप है, इसमें करंट है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होने वाली है। आइडियल के अकॉर्डिंग वो वेक्टर की तरह बिहेवियर करेगा, तो इसका जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं वेक्टर पोटेंशियल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना। आप ये मत सोचना कि सर मैग्नेटिक पोटेंशियल की जहां ही बात आ जाती है हम बात करते हैं स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, तो सबसे पहला डाउट यह आता है कि पोटेंशियल वेक्टर कैसे हो गया, कि पोटेंशियल वेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग तो ये पढ़ते हैं और इसमें तो पोटेंशियल हमारा स्केलर होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहां पे वेक्टर कैसे हुआ, कहानी समझ में आई? ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सिर्फ दो केस पढ़ेंगे। पहला केस वो पढ़ेंगे जिसमें करंट डेंसिटी जीरो रहेगी, पोटेंशियल आएगा स्केलर। दूसरा केस वो पढ़ेंगे जिसमें करंट डेंसिटी नॉन जीरो रहेगी, पोटेंशियल आएगा वेक्टर। सही है ना? बाकी तो पोटेंशियल के बारे में सारी कहानी सेम ही है। जो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल होता है वैसा का वैसा ही मैग्नेटिक का पोटेंशियल होता है, कुछ भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मैं पूरा का पूरा आपको कंपेयर करते हुए चलूंगा कि इधर मैं लिखूंगा पूरा मैग्नेटिक, इधर मैं चलूंगा पूरा इलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक का रिलेशन होगा वही इलेक्ट्रिक रिलेशन में पोटेंशियल इसमें लगाऊंगा मैग्नेटिक में, और पूरा का पूरा फॉर्मूला डेवलप करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो कंपेयर कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वही थ्योरम जो यहां लग रही थी वही थ्योरम यहां अप्लाई होगी, जो यहां पे वोल्टेज का बिहेवियर था वही बिहेवियर यहां पे होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना कि स्केलर क्यों बोला और वेक्टर क्यों बोला। रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि भाई क्यों बोल रहे हैं। क्लियर है ना? तो ऑल्स गुड। अब आगे चालू करते हैं। ओके, तो पहले मैं उठाता हूं ये वाला, इसको मैं हटा देता हूं पूरा को। ठीक है ना? तो पहले हम बात करते हैं स्केलर पोटेंशियल की। ओके, तो दो तरह के हो गए आपके, एक हो गया आपका स्केलर और एक हो गया आपका वेक्टर। ओके, परफेक्ट है। ओके, लिसन केयरफुली, समझना ध्यान से। देखो, फर्स्ट थिंग स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल, माइंड में सारी बातें एकदम क्लियर रखना पूरी की पूरी। ठीक है ना? कंफ्यूज माइंड में नहीं आना चाहिए। तो स्केलर पोटेंशियल क्या होता है समझना। ओके, इसमें देखना कि पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल इनसाइड ए लूप या यू कैन से क्लोज लूप that does not include any current carrying conductor. It means क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैंने एक लूप को इंक्लूड किया और अगर उस लूप के अंदर मेरा करंट क्या है? जीरो है, मतलब आई कैन से कि मेरी करंट डेंसिटी कितनी है? जीरो है। तो उसकी वजह से उस लूप के अंदर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? स्केलर पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर पोटेंशियल बोलेंगे। एक मैं जो भी लाइन लिखूंगा उसको प्रूफ जरूर करूंगा। ठीक है ना? तो आपके माइंड में कंफ्यूजन दूर रखो बस, बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन हर एक पूरा मैथमेटिकल तरीके से चलेगा। हर एक लाइन आपको समझ में आना कंपलसरी है कि मैंने लिखा तो क्यों लिखा, ये पता होना चाहिए आपको। चलो आगे। अब देखो क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो दैट, मैं इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देता हूं। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। किसका? इलेक्ट्रिक वाला। होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां भी तो सेम थ्योरम लग रही है, सब कुछ सेम है। मतलब यहां भी क्या होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट इक्वल टू योर ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक वोल्टेज। ये वोल्टेज कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का हम क्या लेते हैं? ग्रेडियंट लेते हैं। तो स्केलर का ग्रेडियंट लेने पे क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा।
यहां भी पोटेंशियल स्केलर होता था, स्केलर का ग्रेडियंट लेने पे क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। परफेक्ट है दोनों में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलो, इसको मैं और भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, अगर मुझे v ऑफ e लिखना होता तो मैं ये लिख सकता था कि माइनस ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये लिखते थे हम, बिल्कुल लिखते थे सर, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, आई कैन से कि v ऑफ m इक्वल्स टू माइनस ऑफ h वेक्टर डॉट dr वेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा हूं। अब देखो यहां पे वोल्टेज की यूनिट क्या होती थी, सोचो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, ये क्या होता है, वोल्टेज होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्टेज होती है, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, यही होती है ना, वोल्ट पर मीटर। ये dr है, dr की मीटर होती है, मीटर से मीटर कट जाता है तो वोल्टेज मिलता है, सही है ना। अब देखो यहां पे आ गया आपका कौन, h, और h की यूनिट क्या होती है सर, h होता है एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। साथ में यहां कौन आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो मीटर से मीटर कटेगा, मतलब इस वोल्टेज की जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान ही रखना, स्केलर क्वांटिटी के वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। बिल्कुल क्लियरली समझ में आया दोनों कंपैरेटिवली। आगे चल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चले। ओके, अब मैं कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर, आप ऑपरेशंस को अच्छे से देखो तो आपको क्लियरली दोनों चीजें समझ में आएगी। सपोज दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग लिखा है, पूरा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसमें कुछ कहानियां चेक करने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या क्या कहानी मिलती है, ठीक है ना। जो भी मिलेगा उसको यूज में लेंगे। अब समझना, मैंने बोला कि टेक कर्ल एट बोथ साइड, कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूं, कर्ल ले रहा हूं। कर्ल ले रहा हूं मतलब मैंने लिखा डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस माइनस ऑफ डेल वी एम, चलेगा, ये दिख रहा है ना वहां तक। ओके, अब देखो क्या बनेगा ये, तो ये हो गया आपका, ये डेल क्रॉस एच है, बिल्कुल परफेक्ट है, डेल क्रॉस एच वेक्टर है। ये क्या बनेगा, ये माइनस साइन को अगर मैं बाहर लेके आ गया तो ये बच गया आपका डेल क्रॉस डेल वी एम। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये स्केलर था, स्केलर का आपने ग्रेडियंट लिया, वेक्टर बना, वेक्टर का कर्ल प्रोडक्ट किया है वेक्टर के साथ में, ठीक है, डाइवर्जेंस के साथ में, तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अब क्या वैल्यू आएगी समझना, ये 1 2 3 वाला केस बना है कि नहीं बना है, सही है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जानते हो इसको ओपन करना क्या होता है, वी नो दैट कि सबसे पहले आ रहा है डेल, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, सब जानते हैं ना। फिर अंदर भी आ रहा है डेड, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स, डी डी वाई, डी डी जेड। ये सब चीजें मैं प्रूफ कर चुका हूं। वीएम को अगर मैं लिखूंगा तो वीएम की वैल्यू आएगी यहां पे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दो रो जो है वो एक दूसरे के सेम हो चुकी है भाई। ऐसे ही ओपन करते हैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो अगर मैट्रिक्स में एक डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम अगर एक दूसरे के इक्वल हो तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझना ध्यान से। यहां पे एक क्वांटिटी है ये वाली, एक कंपोनेंट है ये, और दूसरा कंपोनेंट है ये वाला, क्लियर है। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये वाला जो कंपोनेंट है मतलब डेल क्रॉस डेल वीएम जो आने वाला है ये तो मेरा 0 है, ये तो मुझे परफेक्टली पता चल चुका है, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो ये इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन ये डेल क्रॉस एच है, अब डेल क्रॉस एच अगर आपने किया तो डेल क्रॉस एच किसके इक्वल होता है, तो ये तो पता नहीं है हमको, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, ये बात सही है, ठीक है ना। अब देखो जहां से शुरुआत की है वही ले आऊंगा आपको वापस, इसको हटाऊं थोड़ा सा, समझना। देखो क्या हम लोगों ने, अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं, समझना v ऑफ m क्या है, ये वाला है। अगर मैं इसको लिखूं भाई, माइनस माइनस साइन तो दोनों तरफ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। इसको अगर मैं लिखूं तो आई कैन से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे मेरा dr है। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक्चुअल में किसी वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल है, किसी वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल है। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करना चाहूं एक अनदर वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड योर लाइक सरफेस इंटीग्रल और समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको सरफेस इंटीग्रल के इक्वल करना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम क्या होता था, लाइन और सरफेस को एक दूसरे के इक्विवेलेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करना चाहूं तो आई कैन से क्या होगा कि इट्स ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच वेक्टर
एंड दैट इज माई ds। बताओ ये होता था कि नहीं होता था? ओके, मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक क्वांटिटी तो आएगी डेल क्रॉस एच, सही है, और एक क्वांटिटी आएगी साथ में आपकी क्या, एरिया। भाई ds है ना, तो ds मतलब जो आपने लूप चूज किया है, मान लो स्ट्रेट वायर था तो वायर के चारों तरफ आपने लूप चूज किया है ना, मान लो ये आपका लूप आया था, एक सर्कल आया था, तो सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल होता है। तो ये ds क्या है, यहाँ पे एरिया है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट्स, अगर मैं इसका क्लोज इंटीग्रल करूँ तो आप जानते हो कि जब एक लूप, भाई मान लो इसमें करंट जा रही है I, तो इसके चारों तरफ जो मैंने लूप चूज करूंगा ना, है, तो उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही रोटेट करता है। परफेक्ट है। मतलब डेल क्रॉस एच ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर मैंने इसको निकाल दिया बाहर, एक भी हर एक पॉइंट जो मैं लिखूं वो समझ में आना चाहिए। इसको अगर मैं बाहर निकाल दा, अगर मैंने इंटीग्रेशन किया ds का, तो ये दे देगा टोटल एरिया। ओके, तो इसने दे दिया मान लो टोटल एरिया ए क्या है, यहाँ पे एरिया दिखा रहा हूं मैं किसका, क्लोज लूप का। अब समझना ये किसके बराबर था, h डॉट डी आर, ये तो v ऑफ m के बराबर था, पोटेंशियल। ठीक है भाई, h डॉट डी आर तो v ऑफ m के बराबर था पोटेंशियल का, और पोटेंशियल की यूनिट क्या थी, एम्पियर। पोटेंशियल की यूनिट क्या थी यहाँ पे, एम्पियर, और एम्पियर यूनिट किसकी होती है, करंट की। अरे एम्पियर यूनिट किसकी होती है, करंट की। मतलब ये पोटेंशियल नथिंग बट इट्स डिफाइन ओवर करंट। अब आप बोल रहे हो सर करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मैं प्रूफ करता हूं आपको, समझना जरा ध्यान से, देखोगे तो समझ में आएगा। क्या हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू योर क्लोज लूप योर h डॉट dl इक्वल्स टू समेशन ऑफ i। dl का क्या था, अरे वही क्लोज लूप की लेंथ, इसको मैंने r लिख दिया यहाँ पे, dl को dr लिख दिया, बात तो वही है। अगर मैं इसी को लिखूं तो आई कैन से इट्स अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस h वेक्टर, ओके दैट्स माय dl, आई कैन से इट्स समेशन ऑफ i। बताओ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, ओके l नहीं ये ds हो जाएगा, होगा ना। तो यही तो मैंने यहां लिखा है, अरे अलग थोड़ी है, ये जो है वही है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया करंट के बराबर I। अब बताओ अगर इस एरिया को मैं ले जाऊं नीचे तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसको भी हटा दूं ना, क्लियर है, समझ में आ गया, लिखते रहना साथ के साथ में। अगर इस एरिया को नीचे ले जाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल क्रॉस h वेक्टर इक्वल्स टू I अपॉन A, और I अपॉन A को मैं करंट डेंसिटी J लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आगे आपका हर जगह यूज में होगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिराइव करवाया। वैसे इस जगह पे इसकी जरूरत थी नहीं, पर समझ लो डेल क्रॉस H आपका किसके बराबर आ गया, करंट डेंसिटी के बराबर होता है डेल क्रॉस H, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट विद योर ग्रेडियंट। ओके, इसको आप क्या बोलोगे, कर्ल बोलोगे, तो इसका कर्ल लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका करंट डेंसिटी के बराबर। अब यहां भी तो मेरा डेल क्रॉस H है, अब डेल क्रॉस एच तो करंट डेंसिटी के बराबर होना चाहिए, सही है भाई। ये एक इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन तो मुझे समझ में आ गई। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो ये भी तो मुझे मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये इसके इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो ये बोलना चाह रहा है कि डेल क्रॉस एच की जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, भाई इसके अकॉर्डिंग तो यही मिला मुझे। और ये बोल रहा है कि नहीं, डेल क्रॉस एच की वैल्यू तो जे के बराबर होती है। तो अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि जे की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0 है, मतलब करंट डेंसिटी कितनी है, 0 है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, यही तो बोला था कि आपका स्केलर पोटेंशियल एक वो पोटेंशियल होता है कि जब आपने एक क्लोज लूप को चूज किया और उस लूप के अंदर एनक्लोज जो करंट है, अगर वो करंट आपकी 0 है तो आने वाला पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल आपका स्केलर पोटेंशियल कहलाएगा। कैन आई प्रूव इट? क्या मैंने इसको प्रूफ किया है आपके सामने, ठीक है ना। क्या मैंने एक पोटेंशियल लिया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ उसको रिलेट किया, और रिलेट करने के बाद में क्या फाइनल रिजल्ट मुझे यह मिला है कि इसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। कितनी है, 0 है। तो रिलेशन समझ में आया, क्लियर है। तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि सर जहां भी स्केलर पोटेंशियल की बात आएगी मैं डायरेक्ट एक वर्ड बोलूंगा, and that word is your कि h equals to minus of del v of m, okay, and this is my scalar potential v of m है, जो कि आपके किसके रिलेशन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कुछ इस तरीके से क्या आता है, मेरा रिलेट करता है। बिल्कुल सही है ना। और आप जानते हो
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैंने कर्ल अलग से क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था, डेल ऑपरेटर जब पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि डेल ऑपरेटर जो था वो 3 जगह काम आता था। स्केलर पे भी होता था, वेक्टर पे भी होता था। वेक्टर पे 2 जगह काम था, सही है ना? या तो वो वर्क करेगा डाइवर्जेंस की तरह, या वो वर्क करेगा कर्ल की तरह। और कर्ल को मैंने ये बोला था कि जब डेल ऑपरेटर कर्ल पे लग रहा है तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है? रोटेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? रोटेशन को। अब सोचो, अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? विद इन ए क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल 0 नहीं हो सकता। तो कर्ल 0 कब होगा? जब उसके अंदर एनक्लोज करंट कितनी होगी? 0 होगी। समझ रहे हो? इसलिए मैंने कर्ल को अलग से डिफाइन किया है पूरा। समझ में आई ना कहानी? ओके, डेल क्रॉस एच समझ में आया ना कि करंट डेंसिटी जे के बराबर होगा। क्लियर है? ओके, अब ये हो गया आपका डेल ऑफ वी एम। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, मैंने बोला था कि जब मैं एक स्केलर पोटेंशियल की बात करूंगा तो बिकॉज वी नो दैट कि पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हमारे पास 2 थ्योरम है। एक थ्योरम हमारी पॉइसन, दूसरी है लाप्लास। अगर लाप्लास थ्योरम जब लगती है जब अंदर कोई करंट ना हो, जैसे वहां पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज डेंसिटी जब 0 आ रही थी तो लाप्लास थ्योरम लगी थी। अब यहां पे मेरी करंट डेंसिटी 0 आ रही है, तो ये लाप्लास थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके ऊपर लाप्लास थ्योरम लगनी चाहिए। सही बात है भाई, हमारी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। मैंने सबके पहले यही बताया था आपको कि लाप्लास थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब लाप्लास थ्योरम क्या होती है भाई? डेल स्क्वायर वीएम की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डेल स्क्वायर वीएम अगर आपको 0 मिल गया तो मतलब ये आपने जो डेवलप किया है ये परफेक्टली सही हो जाएगा, क्योंकि वो लाप्लास को भी सेटिस्फाई करेगा। तो चलो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना? लाप्लास का भी एक प्रूफ तो कंप्लीट हो गया, अब मैं दूसरा नया प्रूफ दे रहा हूं। समझिए, ये हमें पता है मुझे डेल स्क्वायर चाहिए, ठीक है? डेल स्क्वायर चाहिए तो क्या करो? दोनों तरफ एक काम करो ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो दोनों तरफ इनका क्या ले लो? डाइवर्जेंस ले लो, ठीक है ना? ओके, मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 4 कितनी होगी थी? 3 होगी थी, इसको 4 बोल देता हूं मैं, चलो ठीक है ना? ओके, तो टेक डाइवर्जेंस, ओके, एट बोथ साइड, ठीक है ना? किसका लेना है? इक्वेशन नंबर 4 का। अगर मैंने दोनों का डाइवर्जेंस लिया तो पहली जो टर्म बनेगी ये बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ एच वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस को बाहर ले लेता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ वी एम, ग्रेडियंट ऑफ वी एम का डाइवर्जेंस, यही बनेगा। अब एक बात बताओ मुझे, इस डेल डॉट एच की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है? बिकॉज वी नो दैट डाइवर्जेंस ये बताता है कि किसी पॉइंट से किस तरीके से कोई फ्लक्स फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या आ जाती है? सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो मान लो अगर हमारे पास में ये वायर है, कुछ भी है, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके चारों तरफ होगा इस तरीके से, यूं। मान लो इतनी डिस्टेंस पे देखूंगा तो इस तरीके से होगा यूं, सही है? तो इस पॉइंट पे जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखा तो वो यहां से घूमता हुआ यूं चारों तरफ इसके सर्कुलर तरीके से मोशन लगा रहा है, और जहां से गया वहीं पे वापस आ रहा है, राउंड 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 चल रहा है पूरा, ठीक है? तो क्या ये यहां पे फैल रहा है या सिकुड़ रहा है? अरे नहीं सर, कहां फैल सिकुड़ रहा है? वो तो अपने पर्टिकुलर रास्ते में चल रहा है और इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से गोले में चल रहा है, ना वो फैल रहा है ना वो सिकुड़ रहा है। सही बात है? मान लो अगर यहां पे मैंने कोई एक ऐसे सरफेस ले लिया होता तो मुझे पता चलता कि इसमें से जितना बाहर जा रहा होता उतना ही यहां पे वापस आ रहा होता कि नहीं आ रहा होता? मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है, यहां पे फ्लक्स की वैल्यू होती ना? अरे बिल्कुल होनी चाहिए थी। सही बात है, बिकॉज इट्स एन ए क्लोज लूप। तो मैं यहां पे एक बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज इन दी क्लोज्ड लूप। किसमें होती है? क्लोज लूप में होती है। दैट्स वाई, उस वजह से क्या होने वाला है? तो सर इस वजह से ये होगा कि ना डाइवर्जेंस होगा ना उसका, भाई ना तो वो फैलेगा ना वो सिकड़ेगा, सही है? तो ना तो कन्वर्जेंस होगा ना डाइवर्जेंस होगा। तो अगर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं होगा तो उसका वेक्टर का या मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। आप इसको डेल डॉट बी भी आपको इसको क्या बोल सकते हो? 0 बोल सकते हो। दिस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन का एक पोर्शन है,
डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन पोर्शन, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आज आपकी डेवलप हुई है, दूसरी ये इक्वेशन बहुत जबरदस्त डेवलप हुई है, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। ये दोनों ध्यान ही रखना, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन में इंक्लूड होगी ये दोनों की दोनों। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड दोनों चीजें कि कर्ल करंट डेंसिटी के बराबर और डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बड़ी ही काम की इक्वेशन है दोनों की दोनों। वहां पे आपका टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस, आपके टॉपिक है आगे चल के, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉड्यूल में आएगा वो आपका, वहां पे मैं डिफाइन करूंगा, तो वापस से इनको मैं वापस से लिखूंगा। तो वहां पर ये मत बोलना कि ये क्यों लिख दिया उठा के, वहां ये मत बोलना कि ये कहां से लिख दिया, क्योंकि मैंने प्रूफ कर चुका हूं मैं आपके लिए, अब मैं लिख सकता हूं आगे। ठीक है ना, तो ये दोनों समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो उधर क्या बचा, माइनस ऑफ डेल डेल वी एम, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो इसका ग्रेडियंट हो गया, तो ये तो डेल स्क्वायर हो गया भाई, डेल स्क्वायर ऑफ वी एम इक्वल टू 0। और यही तो मेरी क्या है, लाप्लास इक्वेशन। क्या है मेरी लाप्लास इक्वेशन, को यही तो थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्केलर वोल्टेज जो होता है, स्केलर पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है, वो लाप्लास थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और ये बोलता है कि जब एक आपने लूप लिया है तो उस क्लोज लूप में इनक्लोज करंट जो है, उस करंट की वैल्यू आपकी जो है वो कितनी है, आपकी 0 है। कितनी है बेटा, 0 है। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी बातें क्लियर है, एकदम पानी की तरह साफ है सब कुछ। ठीक है ना, ओके, अब आगे चल सकते हैं नेक्स्ट थिंग। ओके, तो सर पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर, पूरा क्लियर हो गया, और दूसरा कौन सा था, वेक्टर। कौन सा होता है बेटा, वेक्टर होता है, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। अगला वाला, अब इसको समझना, ये क्या बोलेगा, इसको हटा दूं पूरे को। ओके, तो अब मेरी क्वांटिटी स्केलर नहीं है, अब मैं वेक्टर क्वांटिटी में आ चुका हूं। भाई मान लो मेरे पास एक पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल कैसा है, वेक्टर है। ठीक है ना, ओके, कैसे लिखूं उसको, v ऑफ m से ही लिख लूं या कोई अदर कंपोनेंट लूं यूज में, कंफ्यूज तो नहीं होगे। ठीक है ना, v ऑफ m के ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूं। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का वेक्टर वाला समझ लेना, चलेगा। ओके, तो इसका मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड का और वेक्टर वाला, चलेगा। ओके, तो वेक्टर वाला कब होता है, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि वेक्टर तब आता है जब एनक्लोज लूप में आपकी क्या प्रेजेंट हो, करंट प्रेजेंट हो, कि करंट के हिसाब से ही तो डायरेक्शन देखी जाएगी, सही बात है ना। तो करंट एनक्लोज होना चाहिए। तो मतलब इसके लिए एक क्वांटिटी, तो एक तो यहीं से पता चल गया कि इसके लिए जे की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो जे की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो क्या बोलूंगा, ओके, द पोटेंशियल inside a loop that enclosed the current, okay, that enclose the current means J does not equals to 0। अगर ऐसा है तो वो आपका पोटेंशियल का वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब भाई आपको एक बात तो पता है, क्या बात पता है, कि जब हम लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग में, तो मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, मतलब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब पोटेंशियल के ऊपर डेल ऑपरेटर को अप्लाई करने से आपको पोटेंशियल मिलता है। ये क्लियर है ना सारी बात। तो मैं यहां पे एक बात और बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, जब सर ऐसा ही कर रहे हो तो अब जो मुझे चाहिए, अब यहां पे मेरा वोल्टेज कैसा था, पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल जो था वो कैसा था, स्केलर था। तो जब मैंने डेल ऑपरेटर को इसके ऊपर लगाया तो मैंने इसको ग्रेडियंट बोल दिया, क्योंकि भाई स्केलर के ऊपर तो ग्रेडियंट ही होता है वोल्टेज का बिहेवियर, सही है ना। ओके, अगर ये स्केलर नहीं होता, अगर ये वेक्टर होता, और जब अगर मैं इसके ऊपर क्या लगाता, डेल ऑपरेटर लगाता, तो भाई एक वेक्टर के, मान लो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के ऊपर जब डेल को मैं अप्लाई करूंगा तो वो या तो रहेगा डाइवर्जेंस या रहेगा कर्ल। सही है भाई, दो ही केस हो सकते हैं कि या तो ये डाइवर्जेंस की तरह काम करेगा या ये काम करेगा किसकी तरह, कर्ल की तरह। अब मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की, और अभी अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डाइवर्ज नहीं होता है, ये तो 0 होता है। सही है, तो वो क्या होता है, रोटेशनल होता है, क्लोज लूप में होता है, तो उसके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, कर्ल वाली क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं
एक पोटेंशियल वेक्टर के ऊपर अगर मैंने डेल ऑपरेटर को अप्लाई किया तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो आई कैन से कि मैं डेल ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा। चूंकि v ऑफ m मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब मैं इसके ऊपर डेल ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं तो पोटेंशियल के ऊपर डेल को अप्लाई करने से मुझे क्या मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब चूंकि अंदर करंट आ गया ना और लूप आ गया तो करंट में तो डेंसिटी हो जाएगी, करंट डेंसिटी, ठीक है, तो वो किसके बराबर रहेगा, b के बराबर रहेगा। तो b इक्वल्स टू डेल क्रॉस vm, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट है, चल सकते हैं आगे चले। अरे चले भाई आगे, सही है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, आगे चलते हो, जरा ध्यान से समझना। आप देखो तो यहां पे ये हो गया आपका v ऑफ m हो गया, और यहां पे करंट डेंसिटी j की वैल्यू आपकी बिल्कुल भी जीरो नहीं है, करंट डेंसिटी है यहां पे नॉट इक्वल्स टू जीरो है। चलो इसको थोड़ा, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आते हैं, कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं, ठीक है ना। तो मान लो सबके पहले अगर मैंने किया तो ये दैट्स माय इक्वेशन नंबर 1, मैंने किया कि टेक ओके अगर मान लो इस इक्वेशन के दोनों तरफ अगर मान लो मैंने इसका ग्रेडियंट ले लिया, समझना, या इसका मैंने डाइवर्जेंस ले लिया, तो ये वेक्टर का क्रॉस किया तो मिलेगा वेक्टर, सही है, तो वेक्टर का क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंस ले सकते हैं, कर ले सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर दोनों मेथड अप्लाई करूंगा, दोनों से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको हम चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। ओके, तो दोनों को देखते हैं। मान लो सबके पहले मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई किया कि डेल डॉट बी वेक्टर जो होगा दैट इज योर डेल, इट्स योर डेल वेक्टर क्रॉस वीएम वेक्टर, परफेक्ट है। अब वी नो दैट दिस वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, तो यहां पे मुझे मिला ये वाला, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डेल क्रॉस वीएम हो गया, ये तीन क्वांटिटी होगी। इसको तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये तो ये हो गया 1 2 3 वाला केस हो गया, तो इसकी क्वांटिटी तो हमेशा जीरो ही होती है, तो मतलब डेल डॉट बी जो होगा वो तो आपका हमेशा क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। अगर इसकी जगह मैं बी भी पुट कर दूंगा तो भी मुझे कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं कि डेल डॉट बी वेक्टर, देखो ये यहाँ से दोबारा प्रूफ हो गया, इसलिए मैंने फिर से लिखा है डेल डॉट बी आपको जीरो मिल रहा है, क्योंकि इसको आप सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, जीरो ही होता है ना, ये वही आपका मैट्रिक्स फॉर्म, इसको लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, डेल डेल क्रॉस वी एम दैट्स माई जीरो। तो ये दोबारा से प्रूफ हो गया आपका। आगे चले, ओके, मान लो इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ मैंने कर ले लिया, थोड़ा सा इसको समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग इक्वेशन को डिफाइन करेगा तो थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा समझना इसको। अगर दोनों तरफ मैंने कर ले लिया तो आई कैन से इट्स डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू डेल क्रॉस वी ऑफ एम, दैट्स माई वेक्टर, चलेगा। अब डेल क्रॉस बी क्या होगा, एक क्वांटिटी मिली है मुझे ये वाली, एक क्वांटिटी मिली है मुझे ये वाली, दोनों को मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, समझना। सबसे पहले मैं इसको पिक करता हूं, डेल क्रॉस बी क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि डेल क्रॉस एच क्या होता है। डेल क्रॉस एच होता है मेरे करंट डेंसिटी जे, होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं जानता, और मैं ये भी जानता हूं कि बी इक्वल्स टू जो होता है वो होता है म्यू एच के बराबर, ये भी मुझे पता है। तो अगर मैं एच को पिक करूंगा तो मैं बी अपॉन म्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल वेक्टर क्रॉस बी अपॉन म्यू लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको मैं लिख सकता हूं जे। अब अगर मैं इस म्यू को इधर भेजूं तो आई कैन से डेल क्रॉस बी, ये म्यू नोट से म्यू से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, है ना, ये एयर डेंसिटी के लिए, और अगर जनरलाइज हो तो म्यू भी लिख सकते हो आप। इसको आप इधर ले जाओगे तो आई कैन से इट्स म्यू नोट जे। क्या किसी फंक्शन के लिए डेल क्रॉस बी की वैल्यू कभी जीरो होती है क्या, नहीं होती है, तो म्यू नोट जे आया है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलो मैं, तो कहानी में ट्विस्ट कुछ इसको इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उधर से लाके मैं उधर लिख दूंगा। देखो जरा ध्यान से, ये जीरो हो गया। अब दूसरी क्वांटिटी बची है मेरे पास में, ये वाली डेल, या इसको इधर ही लेके आओ, ठीक है, उधर चले जाएगा बाहर की तरफ, समझना। तो आई कैन से अलग चीज प्रूफ होगी, फॉर्मूला अलग आएगा, समझना थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, प्रूफ करूंगा आपके लिए, तो इसलिए समझते हुए चलना एक एक पॉइंट को। देखो इस वाली क्वांटिटी को, अब ये वाली बची है, इसको पिक करता हूं मैं, डेल क्रॉस वी एम। ये ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसा नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है, ए बी सी वेक्टर। तो व्हाट कैन आई से 1 3 2 माइनस 1 2 3, फंडा याद है ना, 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो 1 3 मतलब डेल डॉट वी एम, 1 3 बाहर क्या जाएगा 2 2 मतलब डेल,
माइनस 1 2 3, मतलब डेल डेल करोगे तो डेल स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा वी एम। क्या मिला है इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, देखो जरा, ये मिला है मुझे, ये मिला है डेल ऑपरेटर, अंदर आ गया आपका डेल डॉट वी एम। ये वेक्टर है, वेक्टर का आप क्या ले रहे हो, डाइवर्जेंस ले रहे हो, वेक्टर मिलेगा, वेक्टर का फिर आप यहां पे क्या ले रहे हो, डाइवर्जेंस लेने के बाद स्केलर मिलेगा, स्केलर का आपने क्या लिया है, ग्रेडियंट लिया है, ठीक है ना, और माइनस ये किया है आपने डेल स्क्वायर और ये हो गया आपका वी एम। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? समझना जरा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर है एकदम तरीके से, बिल्कुल सही है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना, बिकॉज वी नो दैट कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, क्या ये डेल स्क्वायर वी एम बनेगा? नहीं 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 नहीं, ये डेल स्क्वायर वी एम नहीं है, ये क्या है सर, अगर मान लो ये वेक्टर था, वेक्टर का ये लिया तो ये स्केलर बन गया, स्केलर के ऊपर जब वापस से आप इसको अप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी तो आपको जीरो मिलती है हमेशा। क्या ये ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने बताया था आपको? अरे क्या ये क्वांटिटी के बारे में ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ये हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। अगर ये मुझे जीरो मिल गई है तो मतलब इसकी क्वांटिटी मुझे किसके बराबर मिल रही है, आई कैन से इट्स माइनस ऑफ डेल स्क्वायर वी एम, यही मिला है। ये है मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये है मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 2 और 3 अगर मैं दोनों को इक्वलाइज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर डेल क्रॉस बी तो मिला है ये और ये वाली क्वांटिटी मिली है ये, तो अगर मैं दोनों को इक्वल करूं तो फ्रॉम 2 and 3 क्या मिला है, देखो ये मिला है माइनस ऑफ डेल स्क्वायर वी एम इक्वल्स टू ये मिला है म्यू नॉट जे। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं है। अगर नेगेटिव साइन को उधर ले जाऊं तो आई कैन से इट्स डेल स्क्वायर वी एम, इट्स अ वेक्टर, वेक्टर, ठीक है ना, ओके। जहां वेक्टर नहीं लगाया है लगा लेना भाई, क्योंकि ये सब वेक्टर पोटेंशियल, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेक्टर है, ठीक है ना, ओके। इट्स माइनस ऑफ म्यू नॉट जे के बराबर आ गया। यहां तक तो मैं इसको डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन अभी तक भी मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं मिला है। समझना, मुझे चाहिए वी एम इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखना है मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए, अभी तक मुझे नहीं मिला है भाई। अभी तक मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, क्या लिखा था मैंने, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। मैंने ये लिखा था कि मेरा B इक्वल्स टू डेल क्रॉस वी एम वेक्टर, ये लिखा था मैंने। मतलब यहां पे B का फॉर्मूला था विद रेस्पेक्ट टू वी एम, लेकिन वी एम इक्वल्स टू क्या होगा ये मुझे नहीं पता। यही तो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं जब से कि वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। अब मैं पहुंचा हूं यहां तक, ये रिजल्ट मुझे मिल चुका है। अब इन सबको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इस रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। भाई जो भी लिखो ना इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से साथ के साथ में बनाते हुए चला करो, ठीक है ना, ये कंपलसरी है। ये सब चीजें आपको याद नहीं रह सकती एक साथ, ठीक है ना, तो नोट्स तुरंत के तुरंत बनाते रहा करो, तो समझते भी चलो, नोट्स भी बनाते चलो। अब देखो, तो डेल स्क्वायर वी एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी नोट है, समझना। ये यहां तक पहुंच चुका हूं मैं कि डेल स्क्वायर का वी एम किया वेक्टर का इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू नॉट एंड दैट्स योर जे। ये किसी के जैसा लग रहा है क्या? देखो किसके जैसा लग रहा है, चेक कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सर लाप्लासियन थ्योरम में मैंने पढ़ा था कि डेल स्क्वायर वी इलेक्ट्रिक वाला इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो ऑफ वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता था। जहां पे मेरा रो ऑफ वी जो होता है, समझना, जो रो ऑफ वी जो होता है, ये रो ऑफ वी एक्चुअल में मेरा क्यू अपॉन वॉल्यूम था कि एक क्लोज सरफेस के वॉल्यूम के द्वारा जो एनक्लोज किया गया चार्ज था, उस चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी रो ऑफ वी था। यही था ना, बिल्कुल यही था, बिल्कुल सही है। और अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता था कि मान लो अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस r पे, मान लो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे q है, तो इससे r किसी डिस्टेंस r पे जब मैं पोटेंशियल देखता था तो मैं लिखता था कि वो kq अपॉन r मिलता था मुझे। और ये मैंने प्रूव किया था इस थ्योरम से भी, आ रहा था ना, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा था। मतलब आपका इस थ्योरम में जो इसका सॉल्यूशन होता है v ऑफ e जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लो एक पॉइंट चार्ज के लिए देखना हो तो कुछ इस तरीके से होता है, समथिंग kq अपॉन r के लाइक, सही है, सम कांस्टेंट चार्ज और नीचे आपका r की वैल्यू आ जाती है। तो यहां से अगर मान लो मुझे q पता है, मुझे रो ऑफ v पता है, तो अगर रो ऑफ v मुझे पता है, अगर मुझे q चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्या करूं मैं, बताओ सर? कुछ नहीं करना, रो ऑफ v एक्चुअल में चार्ज अपॉन वॉल्यूम है। तो आप एक काम करो, अगर आपको q निकालना है तो आप इसको इधर ले आओ, तो यू कैन से q इक्वल्स टू
रो ऑफ वी मल्टीप्लाई विद वी वोल्टेज। अब हमारे पास तो ये तो होता नहीं है कि रो ऑफ वी कांस्टेंट है, डायरेक्ट वॉल्यूम भी मुझे डायरेक्ट पता है, ये भी मुझे डायरेक्ट पता है, तो डायरेक्ट मैं दोनों को क्या करूं कि मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा सर, छोटा छोटा सा एरिया लूंगा, सबको मिला 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 के क्या करूंगा, पूरा का पूरा एरिया बनाऊंगा। ऐसे ही होता है ना भाई कि छोटा सा वॉल्यूम V1, छोटा सा रो सेकंड वाले का V2, छोटा सा तीसरे वाले का V3, सब छोटे छोटे टुकड़े को मिला के पूरे वॉल्यूम को इंक्लूड करते हैं हम, ऐसा ही करते हैं, सही है। तो अगर मैं टोटल चार्ज को लिखूं तो आई कैन से कि एनक्लोज चार्ज इट्स योर ट्रिपल इंटीग्रल विद वॉल्यूम रो ऑफ V dV। बताओ बोल सकता हूं क्या, एक ही बात है, छोटे छोटे टुकड़े लिए सबको मिलाओगे, रो ऑफ V तो कांस्टेंट हो जाएगा, और dV का वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा, और रो ऑफ V मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम करोगे तो आपको चार्ज मिलेगा, एनक्लोज्ड चार्ज, यही होता है। ओके, तो अगर Q को आप ऐसा लिख सकते हो तो आपका V ऑफ E का फॉर्मूला क्या बनेगा, V ऑफ O का फॉर्मूला बनेगा सर K अपॉन R तो है, वॉल्यूम को आपने लिख दिया रो V dV, और इसका आपने कर दिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो यहां पे इस तरीके से जाके आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू योर पॉइजन इक्वेशन। अब यहां पे भी ये मुझे कुछ पॉइजन इक्वेशन का जैसा ही दिख रहा है, डेल स्क्वायर Vm इक्वल टू समथिंग है, यहां पे चार्ज डेंसिटी थी, यहां पे करंट डेंसिटी है, यहां पे एप्सिलॉन नोड है, यहां पे म्यू नोड है, तो दिख रहा है मुझे, क्लियरली दिख रहा है, ये बात तो सही है। तो ये पॉइजन इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इससे मुझे निकालना है Vm, तो कैसे निकालूंगा, तो पहले मैंने इसका निकाल के दिखाया आपको कि जब इसके लिए मुझे V ऑफ E निकालना होगा तो मैं ऐसे निकालूंगा, और V ऑफ E का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो अगर यहां पे मैं देखूं कि V ऑफ M का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, सोचो कि जब सर मैं यहां पे बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि इट्स V ऑफ M इक्वल्स टू, देखो वही हो गया आपका रो ऑफ V हो गया, ये J हो गया, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दो। क्या करोगे, इट्स अ ट्रिपल इंटीग्रल सम कांस्टेंट K, और K की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होता है, इसके लिए कांस्टेंट, जैसे यहाँ K होता है, यहाँ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, परफेक्ट है, विद द ट्रिपल इंटीग्रेशन, साथ में क्या आ रहा है 1 अपॉन R, यहाँ क्या आ रहा है डेंसिटी, किसकी, चार्ज डेंसिटी, यहाँ क्या आएगी करंट डेंसिटी, तो यहाँ क्या लिखूंगा, J लिखूंगा, ठीक है। और क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या देगा मुझे, पोटेंशियल देगा। कौन सा पोटेंशियल देगा, वेक्टर पोटेंशियल देगा। क्लियर है पूरी कहानी, एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर है ना। तो ये आपका वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करता है। वेक्टर पोटेंशियल जो होता है वो आपके कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। करंट डेंसिटी जीरो नहीं होती है, वो भी प्रूफ हो गया। पॉइजन को सेटिस्फाई करता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, रिलेशन कुछ ऐसा होता है, स्केलर का भी हो गया, वेक्टर का भी हो गया। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल्स को डिफाइन कर सकते हो फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड। स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, जितनी भी इक्वेशंस डेवलप हुई है आज की क्लास में, ये इक्वेशन आपके मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैक्सवेल इक्वेशंस का पार्ट बनेगी और इनके यूजेज आपके आगे आएंगे। क्लियर है ना। तो इन इक्वेशंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपकी आज की जो क्लास होगी वो आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा। आज कुछ नई चीजें या डिफरेंट चीजें, नई इक्वेशंस, वो सब चीजें आपको देखने को मिली होगी, ठीक है ना। पॉइजन और लाप्लास का एक और यूज आपको सामने आया होगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं इक्वेशंस को, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नए जोश और नए उम्मीद के साथ में। सब कोशिश करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए बराबर तरीके से, ठीक है ना। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।